नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 7 वर्षों से सिविल सेवा प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करता चला आ रहा हूं और इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैकल्पिक विषय इतिहास का भी अध्ययन करा रहा हूं। और ये ब्लॉग का लिंक है, इस पर जरूर जाइए एक बार। और जो आप में से किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो उसके लिए काफ़ी आपको ये मददगार साबित होगा। और ये टेलीग्राम समूह का लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग आ गए हैं राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति भाग 5। ठीक है, भाग 5। तो आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 निर्देशक तत्व और 4 का मौलिक कर्तव्य। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग भाग 5। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर जो 78 तक है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका, जब आपसे पूछा जाए भाग 5 किससे संबंधित है, आप कहेंगे भाग 5 संबंधित है संघ से। भाग 5 संबंधित है संघ से। ठीक है, भाग 5 संघ से संबंधित है और कार्यपालिका 52 से 78 तक व्याख्यायित है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें आगे देखेंगे तो न्यायपालिका भी मिलेगी, विधायिका भी मिलेगी, लेकिन अभी कार्यपालिका की चर्चा हो रही है, इसलिए कार्यपालिका पर जरा ध्यान दीजिए। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका अगर आपको नहीं पता है तो प्रारंभ से वीडियो देखना शुरू करिएगा। मैंने सब कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, ये सब मैंने शुरुआत में बता रखा है। नई वीडियो देखा तो क्रम से देखना शुरू करिएगा। ठीक है, अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन है, तो है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है और महान्यायवादी है। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी पर आपका ध्यान नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी भी कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक, तो यहां पर क्या क्या ध्यान देना है कि भाग 5 किससे संबंधित है, तो संघ से। और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो भाई ये लोग शामिल हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, संघ से संबंधित है, कार्यपालिका में ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है और ये शामिल है। ठीक, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, इस लाइन को मात्र लिखने से ऐसा क्या है, क्यों लिखा गया है? ना लिखते नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अगर इस तरीके से कोई बात लिख दी जाती है तो कहा जाता है कि ये संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद मतलब उस पद की संवैधानिकता सुनिश्चित हो जाती है। कई बार आप सुनते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विपक्ष को चाहिए कि संवैधानिक पदों का सम्मान करे। संवैधानिक पद का क्या आशय है? बस जिसका उल्लेख हमारे संविधान में है उसको संवैधानिक पद बोला जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की जो संवैधानिकता है वो सुनिश्चित हो रही है अनुच्छेद 52 से। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान दीजिएगा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, लेकिन आगे की तरह लाइन ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। देखिए, राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मान लीजिए एक परिवार में ये दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं, एक्स, वाई और जेड, और इनके संतान हैं, इनकी संतानें हैं और इनकी संतानें हैं। इसमें हम और आप टाइप के लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ अगर पूछा जाए मुखिया कौन है तो आप एक्स, वाई या जेड का नाम नहीं लेंगे। आपके यहाँ जो घर के रिश्तेदारों, घर में जो कार्ड आ रहा होगा रिश्तेदारों का, वो दादाजी के नाम से ही आ रहा होगा। वो बात अलग है कि अब इस समय घर की जो आंतरिक जिम्मेदारी किसके पास है, वो एक्स के पास है, वाई के पास है या जेड के पास है, या इन लोग तीनों ने अपने हिसाब से बांट रखा है, वो बात की बात है। लेकिन घर में जो
जो निमंत्रण आ रहा है वो दादाजी के नाम से ही आ रहा है। ऐसे ही जो जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा, बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, या जहां पर संविधान में निर्देशित है कि वो स्वयं कर सकता है वहां पर स्वयं करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक प्रश्न अभी मेंस में बनता है कि बनता क्या, यूपीएससी में पूछा गया है, क्या राष्ट्रपति दादा दादी की भूमिका में है संविधान में, इस तरीके से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या समझेंगे कि राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विभाग में भी अगर आप कहीं जॉब में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिम्मेदारी भले मुख्यमंत्री की है, लेकिन वो अपना काम भाई डीएम को दे रखा है, डीएम काम करेंगे जहाँ पे डीएम का काम करना है। ठीक है, या आप बहुत सारे कामों में से देख सकते हैं। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सदन की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, आप कहेंगे राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 इसी लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि 53 को और अच्छे से व्याख्या तभी हो पाएगी जब हम लोग आर्टिकल 74-75 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद तो वही है और अधीनस्थ अधिकारी का मतलब भी मंत्रिपरिषद से ही है, तो वहाँ पर भी हम लोग उसका दोबारा चर्चा करेंगे, वहाँ और बेहतर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि तब हम लोग मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे। तो मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति के संबंध क्या होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी यहाँ पर लिखा है, मंत्रिपरिषद नहीं लिखा है, इसीलिए हम लोग अभी उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इतना समझिए कि ये शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेगा, बल्कि इनसे करवाएगा, अधीनस्थ अधिकारी से, मंत्रिपरिषद से। क्यों करवाएगा? क्योंकि भाई हम लोकतांत्रिक देश हैं और अधीनस्थ अधिकारी जो हैं इनके मतलब मंत्रिपरिषद वो चुने हुए लोग होंगे, ये इसको हम लोग नहीं चुन रहे हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। तो ये सब चर्चा आप लोगों को और बेहतर तरीके से वहां पर समझ में आएगी। अभी तो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सोच सकता किसी ने पहले कभी पढ़ा हो, कभी बात जानते हो कुछ, इसलिए मैं यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ। बाकी क्लियरिटी आपको वहीं पर आएगी अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो। ध्यान दीजिएगा, शक्ति कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। वो संविधान के अनुसार इसका प्रयोग स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 54, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, तो सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचक मंडल में शामिल है सदस्य, विधानसभा के सदस्य। पहले समझिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हालांकि मैं प्रारंभ में सब समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ आया है तो चर्चा तो करूंगा ही। जहां पर जनता या आम नागरिक, मैं और आप जैसे लोग राष्ट्रपति को चुनाव करने तो जाते नहीं है, वोटिंग करने तो जाती नहीं, उनके चुनाव में हिस्सा लेते नहीं है। कौन लेता है, तो देखिए हमारे सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं। सांसदों को हमने चुना है, विधायकों को हमने चुना है, वो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप वोट डालने नहीं जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसीलिए जब हम और आप जहां पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, आम नागरिक जहां पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही क्यों होता है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं करवाया गया? तो संविधान सभा में इस बात पर विचार किया गया और यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुनेंगे और एक प्रधानमंत्री है उसको भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुनेंगे, तो सत्ता के दो सीट्स बन जाएंगे, आपस में टकराहट होगी। इसीलिए सुनिश्चित ये किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली है, लेकिन इंग्लैंड में तो राजतंत्र है ना, इंग्लैंड में तो महाराजा और रानी हो रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति हो और प्रधानमंत्री भी हो, तो राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया और प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन किया गया। ठीक है, अब चलते हैं निर्वाचक मंडल पर। निर्वाचक मंडल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निर्वाचक मंडल में संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य,
मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे, ये हिस्सा नहीं लेंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब मनोनीत हिस्सा नहीं लेंगे। केवल निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मतलब हमारे जो निर्वाचित सांसद विधायक हैं वही हिस्सा लेंगे। पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको भी निर्वाचक मंडल में जगह दिया गया है 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो ये संशोधन जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा, ध्यान दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 को ही वोट निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब आपका एक सवाल मन में आ सकता है, उत्सुकता का विषय हो सकता है कि सर जम्मू कश्मीर का क्या स्थिति है। तो आपको बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आवेदक को अनुच्छेद 54 देखना चाहिए। अब अनुच्छेद 54 जब देखा जाएगा तो सिर्फ यही चीजें हैं। जम्मू कश्मीर इसमें नहीं लिखा है। जम्मू कश्मीर या तो इसमें लिखा जाएगा इस तरीके से जैसे पुदुचेरी और दिल्ली को इस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, जब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल होगा तभी माना जाएगा। कुल मिलाकर के आज की स्थिति यही है कि जो अनुच्छेद 54 में लिखा है आप उसी को मानेंगे, जम्मू कश्मीर को शामिल इसमें अभी नहीं मानेंगे। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए कि भाई वो भारत का नागरिक हो। तो सवाल ये उठता है भारत का नागरिक हो तो भारत में जन्मा नागरिक हो या भारत की नागरिकता जो ले लिया है वो भी हो सकता है, मान लीजिए जन्मा ना हो, वो वंश परंपरा से हो नागरिक, या वो देशीकरण से हो नागरिक, पंजीकरण से हो, जन्म वंश देशीकरण पंजीकरण या अन्य किसी तरीके से वो नागरिक हो, जिससे कि इस समय सीए के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो नागरिक होना के क्या मतलब है? यहाँ पर नागरिक होने का मतलब यही है कि वो किसी भी लिहाज से नागरिक हो, वो जन्मा हो तो भी चलेगा, वंश परंपरा से हो तो भी चलेगा, देशीकरण से हो, पंजीकरण से हो या क्षेत्र अर्जन से हो, कैसे भी हो, क्षेत्र अर्जन से हो, कैसे भी हो, अगर नागरिक वो है तो वो योग्य माना जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि भारत का जन्मा नागरिक हो। भारत का जन्मा नागरिक करके आपसे प्रश्न पूछा गया है, सत्य कथन असत्य कथन का परीक्षण कराया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति नागरिक होना चाहिए और नागरिक होने में वो जन्म के द्वारा भी हो सकता है, वंश के द्वारा भी हो सकता है, देशीकरण पंजीकरण क्षेत्र अर्जन किसी भी प्रकार से वो नागरिक हो सकता है। नागरिक अगर है तो वो योग्य माना जाएगा। आज की डेट में जो सीए के माध्यम से नागरिक बन रहे हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो, सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। हालांकि लाभ का पद कौन सा है कौन सा नहीं है ये संसद तय करती है अंतिम रूप से कि किस पद को लाभ का पद माना जाए या किस पद को लाभ का पद नहीं माना जाए। तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो संसद। चुनाव प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसा मतदान गुप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है जरा समझ लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत, पहली बात तो को ऐसा फॉर्मूला लगाया जाता है कि यथासंभव प्रत्येक राज्य को बराबर समान वोटिंग राइट मिल सके, कहें कि मत मूल्य मिल सके, इस फार्मूले को अपनाया जाता है। ऐसा नहीं है किसी विधानसभा को ज़्यादा किसी को कम, नहीं, उसके लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी विधानसभा का एक सदस्य का मतमूल्य कैसे निकालेंगे? तो उस राज्य की जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, उस राज्य की जनसंख्या को ऊपर रखेंगे और जितने भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या उससे भाग देंगे और जो आएगा उसको फिर से 1000 से भाग देंगे। ठीक है, फिर सुनिए, यूपी की निकालना है तो यूपी की जनसंख्या, बिहार की निकालना है बिहार की जनसंख्या, तमिलनाडु की निकालना है तो तमिलनाडु की जनसंख्या,
कर्नाटक की निकालना तो कर्नाटक की, त्रिपुरा की निकालना है त्रिपुरा की, मतलब जिसका भी निकालना उसकी जनसंख्या ऊपर निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे, जो आएगा फिर से 1000 से भाग देंगे। ठीक है। अगर शेष बच रहा है तो शेष अगर 500 से ज़्यादा है तो जो मान आया है उसमें +1 कर देंगे, और 500 से अगर नीचे शेष है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है। तो उससे विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य मिलता है। और संसद के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकलता है, तो सभी विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य जोड़ दिया जाता है और जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या उनसे भाग दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा निर्वाचित शब्द पर, ये इसी यहाँ से आप ये भी याद रहेगा कि मनोनीत को चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान कर रखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मत का मूल्य निकलता है कि यथासंभव जितने भी प्रदेश हैं सबको बराबर का मत मूल्य मिल सके, ये फॉर्मूला अपनाया जाता है। ठीक है। यही है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, कुछ और नहीं है। अब एकल संक्रमणी मत, ये क्या है? एकल संक्रमणी मत एक्चुअली में ऐसा केस है कि कोई भी व्यक्ति, रुकिएगा थोड़ा सा मैं एक अलग से पेज ले लूं, कोई भी व्यक्ति तभी विजेता माना जाता है राष्ट्रपति पद का जब समस्त मत मूल्य का आधे से अधिक प्राप्त हो जाए। कुल मत मूल्य का आधे से एक ज्यादा, आधा +1, वही व्यक्ति जीता माना जाएगा। ऐसी सूरत में अगर एक से अधिक व्यक्ति, मान लीजिए A, B, C और D, एक से अधिक लोग, 2 से अधिक लोग अगर चुनाव में जा रहे हैं तो वोटिंग कैसे करा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, X, Y, Z, X1, Y1, Z1, ये 6 लोगों का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए इनको वोटिंग करनी है, तो X अगर वोटिंग करने जाएगा तो वो चाहे तो सबको वोट दे सकता है, वो चाहे तो एक को वोट दे सकता है। तो एकल संक्रमणी मत का मतलब ये है कि वो सबको वोट दे सकता है, तो अपनी जो प्रायोरिटी है वो स्थापित करते हुए दे सकता है। मतलब X को लगता है कि हमारी पहली पसंद जो है वो D है, और दूसरी पसंद B है, तीसरी पसंद C है, और चौथी पसंद है A। Y गया, उसको लगता है नहीं भाई, जो A है ये मेरी पहली पसंद है, D दूसरी पसंद है, C तीसरी पसंद है, और B चौथी पसंद है। मतलब सबको वोट देगा, अपनी जो पसंद है वो सुनिश्चित करते हुए, अपनी पसंद को व्याख्यायित करते हुए। जट जाएगा, पहली पसंद हमारी A है, D दूसरी है, ये तीसरी है, और ये चौथी है। इस तरीके से सभी अपना वोट दे करके आएंगे, सबको वोट दे सकते हैं, सबको देंगे, जिसको मर्जी आए देते रहेंगे, सबको वोटिंग कर दिया। अब क्या होगा, जब सबको वोटिंग कर दिया तो जाहिर सी बात है ये जो आधे से एक वाला फॉर्मूला है ये तो नहीं लग पाएगा। मान लीजिए कि इनके सभी का मत मूल्य मान लीजिए कि 10,000 है, तो जीतेगा वही ना जिसके पास 5,001 वोट हो, 5,001 वोट हो, जीतेगा तो वही। अब 5,001 वोट, अब जरूरी 4 लोग हैं, वोट बट गए, तो क्या होगा, पहली बार में जब गिनती होगी, पहली बार में मान लीजिए पहला चरण का गिनती शुरू हुई, तो क्या होगा, जो एक जहां पर लिखा है, ये जो मतपत्र है, X वाला जो मतपत्र है वो D के खाते में काउंट होगा, Y वाला मतपत्र ये A के खाते में काउंट होगा, Z वाला भी A के खाते में काउंट होगा, और ये मतपत्र D के खाते में काउंट होगा। X1 वाला हो गया, Y1 वाला ये A के खाते में काउंट होगा। ये मतलब ये मतपत्र इसके पास चला जाएगा, A के पास, और Z वाला जो है ये चला जाएगा D के पास। कुल मिलाकर के ये देखा जाएगा कि पहले राउंड के बाद सबसे कम मत किसको मिले हैं। तो सबसे कम मत मान लीजिए अगर C को मिले हैं तो C चुनाव के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, C चुनाव के बाहर हो जाएंगे, और वो मत C को तो वही मिलेगा ना जहां C के मतपत्र पे 1 लिखा होगा,
तो अब जब सी चुनाव के बाहर हो गए तो इन मतपत्रों को फिर से खोला जाएगा और देखा यह जाएगा कि यहाँ पर सेकेंड प्रायोरिटी किसको दी गई है, दूसरी प्राथमिकता किसको दी गई है। क्या वो ए के खाते में जा रहा है, क्या वो बी के खाते में जा रहा है, या डी के खाते में जा रहा है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और इनके मतपत्रों को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर ए, बी और डी में बांट दिया जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक को आधे से एक अधिक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, ये मामला यहाँ पर एकल संक्रमणी मत के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो उदाहरण को दोबारा देख लीजिएगा। आगे, राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित करना चाहिए और इतने ही मतदाताओं द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह निर्वाचन के समय किसी सदन का सदस्य हो भी तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तारीख से उस सदन की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। मान लीजिए कि वो लोकसभा का सदस्य है, मान लीजिए कि वो राज्यसभा का सदस्य है, मान लीजिए किसी स्टेट असेंबली का सदस्य है, कुछ भी है और उसने त्यागपत्र मान लीजिए नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही वो शपथ ग्रहण करेगा तैसे ही वो सदन की सदस्यता उसकी शून्य मानी जाएगी, उस पद को रिक्त माना जाएगा। ये लिखा है आर्टिकल 59। ठीक है, अब ये आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 60 का कंटेंट क्या है। मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। 51 के बाद फिर आपको अनुच्छेद 53 याद होना चाहिए। 53 के बाद आपको 60 नंबर याद होना चाहिए कि 60 का कंटेंट क्या है। 60 में कंटेंट है कि जो राष्ट्रपति है उसको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराएगा। शपथ कौन ग्रहण कराएगा? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए कि अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, अनुसूची 3 में। लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं होकर के अनुच्छेदों में है। जैसे राष्ट्रपति का आपको 60 पे दिख रहा है, उपराष्ट्रपति का 69 में मिलेगा और राज्यपाल का 159 में मिलेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 साल तक अपने पद पर वो रहेगा। हालांकि पद अवधि समाप्त होने से पहले भी अपने पद अवधि अगर समाप्त हो जाती है तो तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। आपको बताऊं, राष्ट्रपति चुनाव जब हो, कभी देखिएगा परंपरा रूप में क्या होता है, एक नया वाला राष्ट्रपति आता है और नया वाला राष्ट्रपति जब आता है तो पुराने वाले भी को दरवाजे तक छोड़ के आता है। तब दरवाजे पे पुराना वाला आके बग्गी जो होता है, टमटम बग्गी जो भी आप समझें, बग्गी में बैठ के थोड़ी दूर आके चला जाता है। तब ये जो नया वाला राष्ट्रपति है ये अंदर ऐसे पूरा जाके प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ तक दरवाजे तक वो छोड़ने आता है पुराने वाले को। तो पॉइंट यही है बताने का कि अगर राष्ट्रपति की अवधि 5 साल हो भी गई है तब भी वो अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी आज ना जाए। मतलब संवैधानिक पद में रिक्तता नहीं आनी चाहिए, अंतराल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये बात है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या दोबारा चुनाव लड़ सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, मतलब राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। मतलब जो त्यागपत्र देगा किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, दोनों एक दूसरे को जो इस्तीफा है वो देते हैं, सौंपते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ती है। देखिए, संविधान के उल्लंघन व अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है
जो निम्नलिखित है। ठीक है, अब अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि किताबों में आमतौर पर लिख दिया जाता है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन वो अर्धन्यायिक क्यों है ये मुश्किल से ही आपको मिलेगा, या मैं कहूँ नहीं ही मिलेगा किताब में। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए, फिर मैं आपको और क्लियर करता हूँ उस पर। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रावधान महाभियोग का किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 61 में है, इसलिए ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, इम्पीचमेंट। प्रोसेस क्या है कि संसद के किसी भी सदन में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन में, जरूरी नहीं है लोकसभा, जरूरी नहीं है राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसीलिए आप आगे ध्यान दीजिए, संसद के किसी भी सदन में उस सदन के चौथाई सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ संकल्प प्रस्तावित करेंगे कि हमारा ये आशय है। मतलब राष्ट्रपति को हटाने का आशय अगर कोई सदन रखता है तो वो सदन चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त एक संकल्प पत्र अपने जो सभा प्रमुख है उनको देगा। मतलब लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, या राज्यसभा है तो सभापति को प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी सदन का नाम। तो महाभियोग के विषय में ये चीज़ इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि सत्य असत्य कथन का परीक्षण यहाँ पर होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा आपको कि किसी भी सदन में हो सकता है। यह संकल्प 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब लोकसभा में आया तो लोकसभा का 2/3 और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा का 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। अगर पारित हो जाता है तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं कितने सही हैं, भाई सही भी हैं या नहीं है, क्या स्थिति है। और लेकिन जांचकर्ता सदन है, जांचकर्ता सदन अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो राष्ट्रपति को उस दिन से पदत्याग करना होगा। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, या अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, ये उसकी मर्जी पे है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो राष्ट्रपति को हटाया किस आधार पर जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर लागू की जाती है, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं क्लीन कर दूं फिर समझा दूं आपको। संविधान के उल्लंघन और अतिक्रमण के आधार पर। ठीक है, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लेकिन हाँ 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा हाउस में जाके दूसरा हाउस भी चेक करेगा कि भाई आरोप लगे हैं कितने सही हैं, चर्चा पर चर्चा का दौर चलेगा, और 2/3 बहुमत से अगर वो भी पारित कर देगा तो राष्ट्रपति को पदत्याग करना ही होगा। आगे अब ध्यान सुनिएगा, देखिए अर्धन्याय क्यों कहा जा रहा है। अर्धन्याय इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर संसद का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, और किसी भी न्यायपालिका में या उच्चतम न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, यहां पर संसद देखिए आप न्यायपालिका की तरह कार्य कर रही है, ध्यान दे रहे हैं आप, न्यायपालिका की तरह काम कर रही है, इसीलिए इसको अर्धन्यायिक कहा जाता है। तो न्यायपालिका की तरह काम कर रही है, और इसके इस निर्णय के बाद, संसद के इस निर्णय के बाद किसी भी न्यायपालिका में जाना जरूरी नहीं है। तीसरी चीज, आमतौर पर संसद कोई भी चीज पारित करती है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये 2-3 कारण मैंने आपको बताए जहाँ पर इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना जाता है, कहा जाता है। इसीलिए पहली बात तो ये देख लीजिए, यहाँ पर वो न्याय कर रही है, संसद न्यायपालिका की भूमिका में है, और ऐसी वैसी न्यायपालिका नहीं, ऐसी न्यायपालिका की भूमिका जिसके निर्णय को कहीं पे भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त से पहले चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे, और राष्ट्रपति का पद अगर मृत्यु से, मतलब राष्ट्रपति का पद पे रहते व्यक्ति को मृत्यु हो जाए, या वो त्याग कर दे, इस्तीफा दे दे, या अन्य कारणों से ऐसा पद खाली हो जाए, तो 6 माह के भीतर उसको चुनाव करा लिया जाएगा। मतलब अधिक से अधिक कितने समय तक खाली रह सकता है राष्ट्रपति का पद, तो 6 माह तक। हालांकि खाली नहीं रहता है, उस पर उपराष्ट्रपति काम करता है, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी जो शंका है, सभी जो विवाद है, इसका निर्णय कहाँ होगा, तो उच्चतम न्यायालय में। इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय में होगा, और इतना भी नहीं, उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देगा
वो मानना पड़ेगा। और उच्चतम न्यायालय अगर निर्णय दे देता है तो राष्ट्रपति के जो पहले के काम है उसको शून्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यदि न्यायालय ने मना कर दिया, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है, व्यक्ति सी है, व्यक्ति डी है। ए चुनाव जीत करके बना है राष्ट्रपति और बाद में पता चला कि भाई वोटों की कुछ गलती हो गई थी, कुछ हेरा फेरी हो गई थी, इसकी वजह से ए जीता है। और ये बात पता चलने में, ये बात क्लियर होने में 2 साल लग गए। ठीक है, अब इस 2 साल में ए ने जो कोई भी काम किया है, पहली बात तो ये तो न्यायालय कह सकता है कि आपका निर्वाचन अवैध है, आपको शून्य किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को पद त्याग करना हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन पद त्याग कर तो दिया है, लेकिन इस 2 साल में वो जो काम किया है वो 0 नहीं होंगे। उसका रीजन भी मैं दे देता हूँ 0 क्यों नहीं होंगे। याद कीजिए अनुच्छेद 53, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो राष्ट्रपति कोई भी काम अपने मन से कहाँ कर रहा है, वो तो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर रहा है। तो कार्य को शून्य करने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता है। मतलब मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी वही काम करना है इनको। ठीक है, फिलहाल इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इनका चुनाव या निर्वाचन को अवैध माना जाता है तो इनके द्वारा किए गए काम अवैध नहीं माने जाएंगे, शून्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके आगे जो शक्तियां रह गई हैं राष्ट्रपति की वो हम लोग लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। वो हम लोग ले लेंगे अगली क्लास में ताकि ज़्यादा लंबा ना हो सके। इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ब्लॉग का लिंक है, जरूर जाइए, एक बार घूम करके आइए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।